केमिस्ट्री बड़ी है बेवफा, रात को पढ़ा सुबह सब सफा। बट अब ऐसा नहीं है। यूट्यूब पर मैजिक केमिस्ट्री बाय लवली कल्ला के नाम से केमिस्ट्री का चैनल है। वहाँ पर क्लास 9 से 12 तक केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। जल्दी से जाओ, कोरोना का डर है, बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। सब्सक्राइब कर लो फटाफट, बिल्कुल फ्री में। स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये चैप्टर क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में हम कार्बन और उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे। अब हमारे दिमाग में डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, पूरी पीरियोडिक टेबल में 100 से भी ज़्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हुए भी हमें कार्बन को ही क्यों पढ़ना पड़ रहा है? कार्बन को भी और उसके कंपाउंड्स को भी, इसका रीज़न क्या है? एक्चुअल में पूरी नेचर में यदि हम कार्बन को अलग कर देते हैं तो इतने जो कंपाउंड्स प्रेजेंट है कार्बन को छोड़ करके, उन कंपाउंड्स की कंपेरेटिवली कार्बन अकेला उनसे कई गुना ज़्यादा इनफाइनाइट तक कंपाउंड को फॉर्मेट कर सकता है। कार्बन हैज इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ इट्स नेचर लाइक कैटेनेशन, पॉलीमराइजेशन etc. Let me show you some examples. Example 1. It is found in our kitchen also, for example, even in sugar. Example number 2. It is also found in wood. Example number 3. Carbon is also found in clothes. Example number 4. Carbon is also found in a human body. तो अब आप समझ गए होंगे कि कार्बन कितना महत्वपूर्ण एलिमेंट है कि वो अदर एलिमेंट्स के कंपाउंड्स की कंपेरेटिवली इनफाइनाइट तक अकेला कंपाउंड्स को बना सकता है। तो इस चैप्टर में हम देखते हैं कार्बन क्या है, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और उसकी ऐसी क्या नेचर है कि वो इतने ज़्यादा कंपाउंड को फॉर्मेट कर सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन का सिंबल क्या है। कार्बन का सिंबल C होता है। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है। और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एटॉमिक नंबर? कार्बन के पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो भी 6 है। प्रोटॉन्स होते हैं किसी एटम में, उतने ही बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या हुआ? कार्बन हैविंग 6 प्रोटॉन, और जितने प्रोटॉन्स है वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। अब इसका एटॉमिक मास यानी कि एटॉमिक वेट कितना है? कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है। और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास? एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट का मीनिंग है उसके पास में एटम के अंदर कितने न्यूट्रॉन और कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो कार्बन के एटम में न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो 6 + 6 कितने हो गए? 12। तो एटॉमिक नंबर इज 6 एंड एटॉमिक वेट इज़ 12। एंड लास्ट है कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है। कार्बन को टेट्रावैलेंट एलिमेंट बोला जाता है। इसे क्यों टेट्रावैलेंट एलिमेंट बोला जाता है वो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। एक्चुअल में अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? मैंने बताया इसकी वैलेंसी जो है वो 4 है और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है। एटॉमिक नंबर 6 का मीनिंग क्या होता है? उसके पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 6 है। तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट है तो उनका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ होगा? तो इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। इसका जो सेकंड ऑर्बिट है वहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। ये कार्बन का एटम ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पर ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज़ और एक न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहता है। पॉजिटिव का मतलब प्रोटॉन, और कार्बन के पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 6 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन्स की जो नंबर है वह 6 होती है। इसके बाहर जो ऑर्बिट है यानी कि इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो फर्स्ट ऑर्बिट यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ये रहे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर ये है हमारी सेकंड ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ये रहे हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स।
अब क्योंकि मैंने बताया कार्बन इज ए टेट्रावैलेंट एलिमेंट, ये कैसे होता है टेट्रावैलेंट एलिमेंट? हम जानते हैं हर एटम अपने आउटर ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को 8 करना चाहता है। अब वो इन नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स को करने के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करता है। या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है, या वो किसी को डोनेट कर देता है, या इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग भी कर सकता है। तो कार्बन के लिए क्या होता होगा? कार्बन इज़ ए टेट्रावैलेंट एलिमेंट। तो कैसे है ये टेट्रावैलेंट एलिमेंट, ये हम देखते हैं। इसके आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो हम जानते हैं इसको अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। या तो ये इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से उड़ा दे, किसी को डोनेट कर दे, लूज़ कर दे, ताकि इसका जो ऑर्बिट है ये वाला, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है और अंदर वाले ऑर्बिट में हम जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स सफिशिएंट होते हैं। तो अगर ये अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे, लूज़ कर दे, तो ये वाली जो ऑर्बिट है ये पूरी हट जाएगी और इनर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स सफिशिएंट होते हैं। तो या तो ये चीज़ होनी चाहिए। अब डोनेशन का जो यहाँ पर काम है वो कार्बन के लिए पॉसिबल नहीं है। वो क्यों नहीं पॉसिबल है? कहने का मीनिंग, कार्बन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं कर सकता। किसी भी एटम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है या एक्सेप्ट करता है, या वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। कार्बन के मामले में इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना पॉसिबल नहीं है। वो क्यों नहीं है? एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए खूब एनर्जी लूज़ करनी पड़ती है, खूब सारी एनर्जी। मान लेते हैं ये कार्बन एटम है, ये एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लूज़ करता है, डोनेट करता है, तो इसे खूब एनर्जी देनी पड़ेगी, खूब सारी एनर्जी को वेस्ट करना पड़ेगा। एंड वी नो दैट कार्बन इज़ ए वेरी स्मॉल साइज्ड एटम। इतना छोटा एटम है, ये इतनी सारी एनर्जी कहाँ से लाएगा? चलो फिर भी कहीं से जुटा करके इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। उसके बाद में ये 3 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। अब ये इस एक इलेक्ट्रॉन को और फ्री करेगा तो इसकी तो हालत ख़राब हो जाएगी। इतनी सारी एनर्जी ये लाएगा कहाँ से? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तब एनर्जी वेस्ट की। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन को और लूज़ करेगा तो और इतनी सारी एनर्जी देनी पड़ेगी। अब पीछे अभी तक इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। ये स्मॉल साइज्ड एटम है, इतनी सारी एनर्जी इसके पास नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने के लिए एनर्जी को लूज़ करना पड़ता है, वेस्ट करना पड़ता है, खूब सारी एनर्जी लगानी पड़ती है और इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है। अब अगर हम मान लेते हैं कि ये तीसरा इलेक्ट्रॉन को भी लूज़ करे तो ये तो एक तरह से मर ही जाएगा, इसके पास एनर्जी है ही नहीं। तो कार्बन के मामले में वी कैन से इट कांट डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये डोनेशन नहीं कर सकता एक साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स को। तो दूसरी बात हम समझ सकते हैं, तो कोई बात नहीं, अगर डोनेशन नहीं दे सकता तो ले ले किसी से, एक्सेप्ट कर ले 4 इलेक्ट्रॉन्स को। तो हम देखते हैं कि कार्बन क्या एक साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है? तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता। रीज़न क्या है इसका? ये है न्यूक्लियस। इसके अंदर इसके पास में 6 प्रोटॉन प्रेजेंट है। ये जो न्यूक्लियस होता है इन इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखता है। कार्बन के पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 6 और वे इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को, 6 इलेक्ट्रॉन्स कौन से? 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्रोटॉन इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखते हैं, बांध करके रखते हैं। बिकॉज वी नो दैट न्यूक्लियस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, जिससे सारे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से बंधे हुए रहते हैं। तो यहाँ पर 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड किए हुए हैं। अब मान लेते हैं ये कहीं से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। क्यों करेगा एक्सेप्ट? ताकि इसके आउटर ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हो जाए। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा? आउटर ऑर्बिट में हम देख रहे हैं 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो इसको 4 और लेने पड़ेंगे। बट यहाँ पर 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स को बांधे हुए हैं, होल्ड किए हुए हैं। अब यदि बाहर से ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो प्रोटॉन एक साथ 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकता। 10 कैसे हुए? 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पर। अब ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा,
तो 4 वो और 6 ये, टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। इतनी 6 प्रोटॉन की कैपेसिटी नहीं है कि वो एक साथ 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सके। तो कार्बन के लिए हम कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता। अब ये डोनेट भी नहीं कर सकता है, ये एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता है, तो फिर ये टेट्रावैलेंट है कैसे? ये किस प्रकार अपनी 4 वैलेंसी को शो करता है? ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। शेयरिंग किस प्रकार से करेगा ये हम यहाँ से समझेंगे। ये है टेट्रा कोवैलेंसी। करेगा क्या? ये 4 इलेक्ट्रॉन्स की एक दूसरे एटम के साथ में शेयरिंग करता है और शेयरिंग करके एक स्पेशल बॉन्ड प्रिपेयर करता है जिसे कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। यही कारण है कि इसे टेट्रावैलेंट एलिमेंट कहा जाता है और इसे टेट्रा कोवैलेंसी भी कहा जाता है। अब कार्बन ही एकमात्र ऐसा एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल में, टेट्रावैलेंट होना बड़ी बात नहीं है। टेट्रावैलेंसी वाले बहुत सारे एलिमेंट है, बट टेट्रा कोवैलेंसी ये शो करने वाला एकमात्र कार्बन ही एलिमेंट है। अब ये होती क्या है टेट्रा कोवैलेंसी? एक्चुअल में मैंने अभी बताया कार्बन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। शेयरिंग करके वह कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। हमने बॉन्ड 2 प्रकार के रीड किए हैं, एक आयोनिक बॉन्ड और दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये आयोनिक बॉन्ड क्या है? आयोनिक बॉन्ड के अंदर कोई एक एलिमेंट का जो एटम है वह दूसरे एटम को अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है। दूसरा एटम उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे कैटायन और एनायन बनते हैं और उन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है और इस प्रकार बनने वाला कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ये है Na+, ये Cl-। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये बन गया कैटायन, फिर इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, ये बन गया एनायन। इस प्रकार यहाँ पर इन दोनों के बीच में केवल होता क्या है, एक एटम ही इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, दूसरा केवल उसे एक्सेप्ट करता है, शेयरिंग नहीं हो रही है। इस प्रकार एनायंस और कैटायंस बनते हैं और उनके बीच में बॉन्ड बनता है। ये बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड कहलाता है और ऐसा कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड। सेकंड वाला जो बॉन्ड है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, केवल इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। एक एलिमेंट का जो एटम है वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा जो एटम है वह भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, दोनों के बीच में शेयरिंग से एक बॉन्ड बनेगा। दैट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। और ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड। तो कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड प्रिपेयर करता है, कोवेलेंट कंपाउंड प्रिपेयर करता है। तो कोवेलेंट कंपाउंड प्रिपेयर करने की एबिलिटी ही टेट्रा कोवैलेंसी कहलाएगी और कार्बन की ये सबसे स्पेसिफिक नेचर है। फिर नेक्स्ट क्या है, कैटेनेशन। ये हम प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं 4 कार्बन की। इन 4 प्रॉपर्टीज़ के बेस पर ही कार्बन पूरी नेचर में इनफाइनाइट तक कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर सकता है। पहले हमने देखा कार्बन क्या है, कार्बन का सिंबल C है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। एटॉमिक नंबर का मीनिंग उसके पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 है। फिर हमने देखा एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, वो कार्बन का 12 है। मीनिंग इसके पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 6 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज आल्सो 6 और 6 12 हो गए। फिर इसकी वैलेंसी 4 है और इस एलिमेंट को टेट्रावैलेंट एलिमेंट कहा जाता है। टेट्रावैलेंट एलिमेंट कैसे कहते हैं वो मैंने आपको बताया। अब ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कैसे करता है, एक्सेप्ट नहीं कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, डोनेट भी नहीं कर सकता है, उसको भी मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। अब हम वो नेचर देखेंगे कार्बन की जिसके बेस पर ये पूरी नेचर में बहुत सारे कंपाउंड्स को प्रिपेयर करता है। तो उसमें से पहली नेचर हमने देख ली टेट्रा कोवैलेंसी। नेक्स्ट हम देखेंगे कैटेनेशन। इस प्रॉपर्टी के बेस पर भी कार्बन इनफाइनाइट तक कंपाउंड फॉर्मेट कर सकता है। कहने का मीनिंग कार्बन के पास 4 वरदान है। पहला वरदान है टेट्रा कोवैलेंसी जो हमने क्लियर कर लिया, सेकंड है कैटेनेशन, थर्ड होगा पॉलीमराइजेशन एंड फोर्थ होगा आइसोमेरिज्म। इन 4 वरदानों के कारण कार्बन नेचर में इनफाइनाइट तक कंपाउंड को
फॉर्मेट करता है। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैटेनेशन? कैटेनेशन है क्या? द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन एटम ऑफ सेम एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन, टू फॉर्म ब्रांचेस एंड क्लोज स्ट्रक्चर्स, दिस इज कॉल्ड कैटेनेशन। अब कैटेनेशन है क्या, एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। कार्बन अपने ही या हम कह सकते हैं दूसरे कार्बन के साथ में इस प्रकार बॉन्ड बनाता है। बॉन्ड बना करके बची हुई जो वैलेंसीज है उसको वो हाइड्रोजन एटम के द्वारा फुलफिल कर देता है। ये इस प्रकार वो हाइड्रोजन एटम के द्वारा वैलेंसीज को फुलफिल करता है और ये इस प्रकार लंबी चैन को प्रिपेयर कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पर इतने कार्बन ड्रॉ किए, ये सैकड़ों की संख्या में भी कार्बन जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर जो मैंने हाइड्रोजन एटम लगाया है, यहाँ पर ब्रांच भी बन सकती है कार्बन की। यही ब्रांच जो है कार्बन की वो नीचे भी किसी भी एटम पर बन सकती है, यहाँ बन सकती है, ये ब्रांच यहाँ बन सकती है। तो कहने का मीनिंग है कार्बन दूसरे कार्बन परमाणुओं के साथ अटैच होता है, एक लंबी चेन बना सकता है, ब्रांचेस भी ऊपर नीचे बना सकता है और क्लोज स्ट्रक्चर्स भी बना सकता है। और इस प्रॉपर्टी के कारण नेचर में इसके बहुत सारे कंपाउंड प्रेजेंट है। नेक्स्ट है पॉलीमराइजेशन। अब ये पॉलीमराइजेशन क्या है? कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम मोनोमर्स बोलते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं। ये मोनोमर्स आपस में ऐड होते हैं और ऐड होकर के पॉलीमर बनाते हैं। पॉलीमर यानी कि बड़ा अणु, मोनोमर यानी कि हिंदी में एकलक। तो बहुत सारे एकलक, बहुत सारे मोनोमर्स आपस में जब ऐड होते हैं तो पॉलीमर बनता है, बहुलक बनता है। और ये जो पूरी घटना है इसको पॉलीमराइजेशन और हिंदी में बहुलकीकरण कहा जाता है। एक उदाहरण है इसका, मान लेते हैं ये है हमारा एथीन, इसे एथीन बोला जाता है। अब ये किस प्रकार बना उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसको IUPAC नॉमेनक्लेचर बोला जाता है, उसके लिए अगली वीडियो होगी, उसमें हम इस चीज़ को डिटेल में देखेंगे। अभी आपको फिलहाल ये याद रखना है, इसे एथीन बोला जाता है। इट इज़ ए मोनोमर, बहुत स्मॉल साइज का एक मॉलिक्यूल है। इसको यदि हम n नंबर में ले लें यानी कि ढेर सारे ले लें और उनको आपस में ऐड करते हैं तो बनता है पॉलीथीन। ये था एथीन, आगे मैंने लगा दिया पॉली। पॉली का मतलब ही ढेर सारा, तो एथीन से क्या बन गया? पॉलीथीन। और ये जो पूरी मैकेनिज्म है दैट इज़ कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। तो इन पॉलीमराइजेशन क्या होगा? स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है यानी कि मोनोमर्स वो ऐड हो जाएंगे और एक बड़ा, बहुत बड़ा विशाल अणु प्रिपेयर होगा जिसे पॉलीमर बोलेंगे और ये पूरी मैकेनिज्म पॉलीमराइजेशन कहलाएगी। एग्जाम्पल है एथीन टू पॉलीथीन बनना, एस्टर से पॉलीएस्टर बनना। हम आगे पॉली लगा देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स क्या होते हैं पहले मैं आपको ये बताऊंगी। आइसोमेरिज्म करने से पहले आइसोमर्स होते क्या है? एक्चुअल में कार्बन के ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहेगा बट उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला बिल्कुल अलग अलग होगा। ये जो चीज़ है वह आइसोमर कहलाएगी या ये कंपाउंड आइसोमर कहलाएंगे और ये मैकेनिज्म आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल है इसका, जैसे मैंने ले लिया C5H12। अब ये जो C5H12 है इसकी ओपन स्ट्रक्चर लिखते हैं, इसको मैं रफ कर देती हूँ और इसको यहाँ लिख देते हैं C5। ये हो गए हमारे C5। ये आपस में एक एक बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके ऐड हुए हैं। पीछे जो बची हुई वैलेंसी है उसको हम H एटम के द्वारा कंप्लीट करेंगे। H एटम हमें करने कितने हैं यहाँ पर? 12। H12 है, ये लगा दिया हमने यहाँ पर H12। ये C5H12 ये हो गया हमारा सिंपल पेंटेन, इसे पेंटेन बोला जाता है। अब मैंने बताया था इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहेंगे बट डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ये गेन कर सकते हैं। एक स्ट्रक्चर तो ये रही, अब और क्या हो सकता है इसमें? हम क्या कर सकते हैं, एक कार्बन को जैसे मैंने यहाँ से हटा लिया, इस कार्बन को हटा करके मैंने इस रूप में यहाँ लगा दिया।
अब इसके यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन एटम को ऐड कर दिया, या फिर क्या करूँगी मैं, इस कार्बन एटम की तो वैलेंसीज को हम कंप्लीट रखेंगे H एटम के द्वारा। पांचवा जो कार्बन है, क्योंकि 1 2 3 4, जबकि फॉर्मूला क्या है C5H12, तो पांचवा कार्बन कहाँ गया, मान लेते हैं मैं उस पांचवें कार्बन को यहाँ लगा देती हूँ। पूरी चीज़ है उसे आइसोमेरिज्म बोला जाता है, जिसमें स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो बट उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमेशा सेम रहेगा। एग्जाम्पल हमने लिया पेंटेन का। तो ये जो चारों प्रॉपर्टीज़ है कार्बन की, इनके बेस पर ही कार्बन नेचर में खूब सारे कंपाउंड को प्रिपेयर करता है। पहला टेट्रा कोवैलेंसी, कैटेनेशन, थर्ड जो था वो पॉलीमराइजेशन था, और ये है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के अंदर जैसे मैंने बताया, ब्रांच मैंने बताया था ना कि ये ब्रांच भी प्रिपेयर कर सकता है, तो यहाँ पर ये ब्रांच ही प्रिपेयर कर रहा है। पांचवा कार्बन एटम यहाँ से खड़ा हो गया और यहाँ आकर के यहाँ शिफ्ट हो गया। ज़रूरी नहीं है यहाँ शिफ्ट हो, यह कार्बन एटम यहाँ पर भी शिफ्ट हो सकता है। तो इस प्रकार इसकी ब्रांच भी बन सकती है। ब्रांच का मीनिंग, ये जो कार्बन एटम है ये यहाँ पर भी जुड़ सकते हैं कार्बन, ये कार्बन यहाँ भी जुड़ सकते हैं, ये कार्बन यहाँ पर भी जुड़ सकता है। ठीक ऐसे यहाँ पर भी कार्बन जुड़ सकता है। इसे ब्रांच प्रिपेयर करने की कैपेसिटी या कैटेनेशन बोला जाता है। तो ये था हमारे कार्बन की स्पेसिफिक नेचर, जिसकी वजह से ये इतने कंपाउंड प्रिपेयर करता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।